बच्चों बात करेंगे आज चैप्टर थर्ड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। तो आप लोग क्लास 10th का ये चैप्टर पढ़ने से पहले अगर लाइन के बारे में पढ़े होंगे 9th में या उससे पहले, तो इसमें आपको बड़ी हेल्प मिलने वाली है। लाइन के बारे में आपको पता होगा कि एक लाइन जो होती है वो कम से कम 2 पॉइंट से मिलकर बनती है। 2 से ज़्यादा भी पॉइंट होंगे तो लाइन को ड्रा कर सकते हैं, यानी एक लाइन जो होती है उसमें इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं। लेकिन अगर हमें लाइन को ड्रा करना है तो कम से कम 2 पॉइंट की आवश्यकता पड़ती है हमको। अगर 2 पॉइंट पता चल जाएंगे तो क्या होगा, हम लाइन को ड्रा कर लेंगे। दूसरी बात आपको ये भी पता होगा कि ज्योमेट्री जो होती है उसके मेन जो फंडामेंटल पार्ट हैं वो 3 पार्ट हैं, एक पॉइंट, दूसरा लाइन, तीसरा प्लेन। हालांकि ये सारी बातें हमें यहाँ पे नहीं करनी चाहिए, लेकिन आपको ये सारी बातें अगर पता होंगी तो चैप्टर को पढ़ने में थोड़ा समझने में आसानी होगी। पॉइंट क्या होता है आपको पता होगा कि लोकेशन को बताता है पॉइंट, और 2 पॉइंट को अगर हम यूज करें तो एक लाइन को ड्रा कर पाते हैं, और लाइन को जिस जगह पर ड्रा करते हैं उसे कहते हैं प्लेन। प्लेन की डिफिनीशन क्या होती है कि अगर किसी सरफेस पे, प्लेन जो एक सरफेस का पार्ट है, सरफेस जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक प्लेन और दूसरा रफ। तो प्लेन की डिफिनीशन क्या है, मैथमेटिकल डिफिनीशन क्या है, यानी मैथ के हिसाब से डिफिनीशन क्या है, तो हम ये कहेंगे कि अगर कोई सरफेस उस पर 2 पॉइंट ले लें और उसको अगर मिला दें एक लाइन के द्वारा, तो अगर उस लाइन पे कोई पॉइंट लेते हैं और वो पॉइंट अगर उस सरफेस को टच कर रहा है तो कह देंगे वो सरफेस प्लेन है। आप समझ गए होंगे। अगर आप नहीं समझेंगे तो हायर क्लास में ये आपको प्लेन समझाया जाएगा। तो यहाँ पे बात करते हैं लाइन क्या होती है। तो लाइन जो होती है, एक लाइन को हमने बताया कि 2 पॉइंट को मिलाने पे एक लाइन बन जाती है, लेकिन जो लाइन की इक्वेशन होती है वो इक्वेशन कैसी होती है, लीनियर होती है। और दूसरा उस इक्वेशन में 2 वेरिएबल होते हैं। तो उसी को हमने एक चैप्टर के नाम के या चैप्टर के नाम से पढ़ रहे हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन की अगर बात करें तो एक ऐसी इक्वेशन, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या होगी 1, और 2 वेरिएबल की बात की जा रही तो मतलब उस इक्वेशन में वेरिएबल 2 होंगे। तो अगर हम इसके जनरल फॉर्म की बात करें कि लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है, तो आप कह देंगे जनरल फॉर्म होता है ax प्लस का by प्लस का c इक्वल टू 0। और अगर हम पेयर की बात करेंगे, ये हमारी क्या, ये हमारी लीनियर इक्वेशन है। ये क्या है, लीनियर इक्वेशन है, और उसका हम जनरल फॉर्म कह सकते हैं कि ये हमारा जनरल फॉर्म है किसका, लीनियर इक्वेशन का। लेकिन अगर हम पेयर की बात करें तो पेयर के लिए क्या करना होगा कि हमको a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x और b2y और c2 इक्वल टू 0। तो ये 2 लाइन की इक्वेशन है, या कह सकते हैं कि लीनियर इक्वेशन है जिनका पेयर दिया गया है। इक्वेशन का मतलब क्या होता है कि जहां पे इक्वल का यूज किया जाए। कोई भी इक्वेशन हो सकती है, जहां पे इक्वल लगा वो क्या होगी, इक्वेशन होगी। जैसे कहा जाए कि 2 लड़के हैं राम और श्याम, और कहते हैं कि राम की जो एज है वो श्याम की एज की डबल है, तो इसको अगर हम इक्वेशन में तो क्या लिखेंगे, हम लेट कर सकते हैं कि जो श्याम है उसकी क्या है, एज को हमने मान लिया कि वो x ईयर का है, और राम क्या कह रहा है कि राम की जो एज है वो क्या कह रहा है कि श्याम की एज की डबल है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2x। तो अगर राम की एज को हम कहना चाहें तो हम कह सकते हैं कि राम की एज को y मान लिया, तो यहां से इक्वेशन क्या बन गई, y इज इक्वल टू 2x। इसका मतलब क्या है कि x और y 2 वेरिएबल हैं, और उनको एक इक्वल के साइन के साथ अगर सेपरेट कर देंगे तो हम कह देंगे कि ये हमारी इक्वेशन हो गई। इक्वेशन तब बोलते हैं हम, किसी भी इक्वेशन को हम तब कहेंगे कि इक्वेशन है जब उसमें इक्वल आएगा, और अगर इक्वल नहीं आएगा तो वो इनइक्वेशन बन जाएगा, जिसे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, फर्स्ट ईयर में, इंटर में। तो अब इसकी बात करते हैं हम, जरा सा इसके आगे बढ़ते हैं। इक्वेशन आप समझ गए होंगे, लीनियर इक्वेशन समझ गए होंगे, और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल भी समझ गए होंगे, और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन भी आप समझ गए होंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं, हमें पढ़ना है कि कितने पेयर हमको इस चैप्टर में पढ़ने हैं। पेयर तो हमारे सामने तीनों डायग्राम दिख रहे हैं कि एक में देखिए 2 लाइन है जिसका पेयर क्या है, आपको दिख रहा है कि इंटरसेक्टिंग के फॉर्म में दिया गया है, और दूसरा आपको दिख रहा है कि 2 लाइन के पेयर हैं जो पैरेलल हैं, और तीसरा आपको दिख रहा है कि 2 लाइन के पेयर हैं जो एक दूसरे के ऊपर हैं, यानी कोइंसाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि हमको 3 तरीके के पेयर पढ़ने हैं। सबसे पहला जो पेयर है उसको हम कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या बोलेंगे बच्चों,
इंटरसेक्टिंग लाइन बोलेंगे, यानी ये वाला जो केस दिया गया है ये हमारा है इंटरसेक्टिंग लाइन। और दूसरा वाला जो पेयर है वो हमारा कैसा है, वो हमारा पैरेलल है, यानी इसको हम कह सकते हैं कि ये पैरेलल वाला केस हो जाएगा। और तीसरा वाला जो है वो बच्चों वो कोइंसिडेंट है, कोइंसिडेंट। तो ये 3 केस पढ़ने हैं। अच्छा, इसमें थोड़ी सी चीज आपको और पता होनी चाहिए कि जो इंटरसेक्टिंग होता है उसका एक सोल्यूशन निकलता है, एक सोल्यूशन, और जो पैरेलल होते हैं उसके 9 सोल्यूशन होते हैं, कहीं पे कट ही नहीं कर रहा है। और जो कोइंसिडेंट होता है उसके क्या होते हैं, मैनी सोल्यूशन होते हैं। तो आपको एक चीज समझ में आ गई होगी कि सोल्यूशन क्या होता है कि लाइन जितनी जगह कट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, तो इंटरसेक्टिंग लाइन क्या है, जो सिर्फ एक जगह पे इंटरसेक्ट कर रही, तो हमने कह दिया उसका एक सोल्यूशन होगा। और पैरेलल लाइन है वो कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, नेवर मीट कहते हैं पैरेलल लाइंस को, तो इसलिए उसका कोई सोल्यूशन नहीं होता है। और जो कोइंसिडेंट लाइन होती है उसके मैनी सोल्यूशन होते हैं। तो इसमें यह भी दिया गया है कि अगर कोई भी लाइन को जो हमें दी गई है, एग्जाम्पल दिया गया है, और अगर हम उससे कहें कि पता करो कि ये लाइन कैसी है या पेयर ऑफ लाइन कैसा है ये, तो आपको क्या दिया गया है कि अगर कोई 2 इक्वेशन है, सपोज हमारी इक्वेशन क्या है, a1x प्लस का b1y प्लस का c1 इज इक्वल टू 0, और दूसरा क्या दिया गया है, a2x प्लस का b2y प्लस का c2 इज इक्वल टू क्या दिया गया, 0। तो अगर किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में a1 अपॉन a2 का रेशियो b1 अपॉन b2 के बराबर नहीं होगा, तो ये पहला केस बच्चों आपको दिख रहा है, तो उस लाइन को हम कहेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन, और उसको हम कहते हैं कि यूनिक सोल्यूशन होगा, एग्जैक्टली 1 सोल्यूशन होगा। दूसरा केस क्या दिया गया, अगर a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 का रेशियो बराबर दिया गया है, तो हम कहेंगे वो कोइंसिडेंट लाइन है और उसके सोल्यूशन मैनी होंगे, इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे। तीसरा बच्चों केस क्या दिया गया है कि अगर a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 के और नॉट इक्वल है c1 अपॉन c2 के, तो हम कह देंगे वो लाइन पैरेलल है, यानी उसका नो सोल्यूशन होगा। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, तो वहां हमको क्या पढ़ना है, हमको पढ़ना है कि अलजेब्रिक मेथड क्या होता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के सॉल्व करने का, यानी किसी भी लीनियर इक्वेशन को अगर हमें सॉल्व करना हो तो हम कितने तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो 3 मेथड आपको सीखने हैं। सबसे पहला है सब्स्टिट्यूशन मेथड, और दूसरा है इलिमिनेशन, और तीसरा है क्रॉस रेशियो या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो अगर हम इन सबको अलग अलग समझेंगे तो हम पहले सब्स्टिट्यूशन को समझते हैं। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, किसी की जगह पे किसी दूसरे को यूज करना। जैसे कि आपने क्रिकेट वगैरह अगर खेला होगा तो उसमें देखा होगा कि जब कोई प्लेयर इंजर्ड हो जाता है तो उसकी जगह पे एक प्लेयर को सब्स्टिट्यूट किया जाता है, उसकी जगह पे वो खेलता है। तो वही काम में यहाँ पे करना है। अब अगर इस चीज को एग्जाम्पल के द्वारा सॉल्व करके समझेंगे तो हमें अच्छे समझ में आएगा। सपोज हमने एग्जाम्पल ले लिया, एक हमारी इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू लिखा हुआ है 4, और दूसरा लिखा हुआ है 3x माइनस का y इज इक्वल टू क्या दिया गया है, 5 दिया गया। हमसे बोल रहा है ये 2 पेयर हैं लीनियर इक्वेशन, इनको सॉल्व करिए। तो किसी भी इक्वेशन से हम क्या करें, एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लें। सपोज हम इसी इक्वेशन को ले लेते हैं, सेकंड वाली इक्वेशन को, यहां से क्या करते हैं, y को ट्रांसफर कर दें उधर, तो क्या हो जाएगा 3x माइनस का 5, ये y की वैल्यू आ गई। और अगर इस y की वैल्यू को हम फर्स्ट इक्वेशन में क्या कर दें, पुट कर दें, क्या कर दें, अगर हम इसको जो है क्या कर दें, फर्स्ट इक्वेशन पुट कर दें y की जगह पे, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी 2x प्लस का 3 और y की वैल्यू क्या है 3x माइनस का 5 इज इक्वल टू 4। तो ये क्या हो जाएगा 2x प्लस का 3 3 जा 9x माइनस का 15 हो जाएगा इज इक्वल टू 4 हो गया। तो 9 और 2 क्या हो गया 11x, और उधर जाएगा तो ये क्या हो गया 19। तो x की वैल्यू क्या आ गई 19 अपॉन 11। ये हमारा जो आंसर आया है ये एक रेशनल नंबर के फॉर्म में आया है। हमने ऐसे ही एक एग्जाम्पल ले लिया है, जरूरी नहीं कि रेशनल नंबर में आए, हो सकता है होल नंबर में आ जाए। तो आप लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बुक से तो आप वहां पे आंसर अलग अलग तरीके से देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ये x की वैल्यू आ गई। अब जब ये x की वैल्यू आ गई है तो फिर से हम क्या करेंगे, x की इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे y इज इक्वल टू 3x माइनस 5 में। तो यहाँ पे जब पुट करेंगे 3 इंटू क्या होगा 19 अपॉन 11
माइनस का 5 हो जाएगा। तो ये हो गया 19 3 होता है 57 अपॉन 11 माइनस का 5 अपॉन 1 ले लेंगे, तो यहाँ पे 11 एलसीएम ले लेंगे, तो 57 माइनस का क्या हो जाएगा 55, और ये हमारा 2 अपॉन 11, यानी कि हमारा जो y आ गया वो क्या आ गया बच्चों 2 अपॉन 11 आ गया। तो हमने क्या सीखा कि दो इक्वेशन थी, एक इक्वेशन से एक वेरिएबल को क्या किया हमने, उस वेरिएबल की वैल्यू निकाल ली, और उस इक्वेशन के अलावा दूसरी इक्वेशन में हमने क्या कर दिया, उसकी जगह पे, उस वेरिएबल की जगह पे वो वैल्यू हमने पुट कर दी, और उससे क्या देखा हमने कि x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू हमने जब पुट की इक्वेशन फर्स्ट में तो x की वैल्यू आ गई, और x की वैल्यू y का जो हमने एक्सप्रेशन बनाया था, यानी अगर हम नेमिंग कर दें, इक्वेशन फर्स्ट दे दें, इसको सेकंड दे दें, इसको थर्ड दे दें, तो हमने थर्ड में पुट कर दिया तो हमें y की वैल्यू मिल गई। तो इस प्रोसेस को कहते हैं सब्स्टिट्यूशन, यानी कि एक को हमने सब्स्टिट्यूट किया। अब अगर इसी एग्जाम्पल को हम दूसरे मेथड में समझे, दूसरा हमारा मेथड क्या है जिसको हम कहेंगे इलिमिनेशन। तो इलिमिनेशन में क्या होता है, इसी एग्जाम्पल को नोट कर लेते हैं। हमारा एग्जाम्पल क्या है 2x + 3y = 4, तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा 2x + 3y = 4, और दूसरा क्या था हमारा, दूसरा था 3x - y = 5, 3x - y = 5। एक ही एग्जाम्पल लेते हैं ताकि हम लोग ये क्लियर कर पाएंगे कि हमारा आंसर क्या आ रहा है, सॉरी 3x - y = 5। पहले समझते हैं इलिमिनेशन का मतलब क्या होता है। इलिमिनेशन का मतलब होता है गायब करना, गायब हो जाना। तो इसका मतलब यहाँ पे कैसे समझेंगे हम, दो इक्वेशन दी गई हैं, दो इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, तो हमें क्या करना है कि दोनों इक्वेशन को हमें इस तरीके से अरेंज करना है कि माइनस या प्लस करने पे एक वेरिएबल कैंसिल आउट हो जाए और एक वेरिएबल बचेगा तो उसको हम सॉल्व कर लेंगे। जैसे समझो यहाँ पे अब ये इक्वेशन हमारी पहली वाली दी गई है, तो यहाँ पे क्या दिया गया है 2x + 3y, और यहाँ नीचे सेकंड इक्वेशन में क्या दिया गया 3x - y दिया गया। तो अगर इस सेकंड इक्वेशन में हम 3 का मल्टीप्लाई करा दें तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी 9x - 3y = क्या होगी 15, और ऊपर वाली जो फर्स्ट इक्वेशन थी उसको हम ऐसे ही अगर राइट कर लें यहाँ पे तो हमारा क्या हो जाएगा 2x + 3y = 4। अब आपको दिख रहा होगा कि अगर हम दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें तो 3y और 3y कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो रिजल्ट क्या हो गया 11x = 15 और +4 यानी 19 हो गया। x की वैल्यू क्या आ गई 19/11, यानी हमारा ये x आ गया। अब इस x को अगर हम किसी इक्वेशन में पुट कर दें, सपोज हम फर्स्ट में पुट कर दें तो 2x + 3y = 4 था, तो यहाँ x की वैल्यू पुट करें तो 2 × क्या होगा 19/11 + 3y = 4, तो ये क्या होगा 19 2 होता है 38/11 और प्लस का 3y = 4, तो 3y = क्या हो जाएगा 4 - 38/11, तो ये क्या हो गया हमारा 44 - 38 क्या होगा 11 हो जाएगा। और यहाँ से इसको जरा सॉल्व करेंगे तो 44 में अगर 38 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा हमारा 6 बचेगा, तो 6/11 आ गया, इधर था 3y, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2/11। अब जरा आप लोग आंसर को देखिए कि हमारा आंसर क्या आ रहा है, x की वैल्यू 19/11 और y की वैल्यू 2/11, और जब हमने पिछले प्रोसेस से किया था वहां पे x की वैल्यू 19/11, y की वैल्यू 2/11, तो हमने क्या यहाँ पे देखा कि हमने प्रोसेस अलग यूज किया लेकिन आंसर क्या आया सेम। तो हमें सिर्फ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड सिखाए गए हैं, जबकि तीनों मेथड से आंसर सेम आता है अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सेम है। तो पहला क्या था सब्स्टिट्यूशन, दूसरा क्या था इलिमिनेशन। अब हम देखते हैं एक थर्ड प्रोसेस की समझते हैं जिसका नाम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। सबसे पहले इसको हम समझते हैं कि ये होता क्या है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या होता है, इसको सबसे पहले हम समझते हैं कि ये क्या होता है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में क्या करते हैं, अगर हमारी कोई दो इक्वेशन दी गई हैं, सपोज हमने फिर से लेट करते हैं जनरल फॉर्म, तो दो इक्वेशन क्या a1x प्लस का b1y और प्लस का क्या c1 = 0, और दूसरा दिया गया a2x प्लस का क्या दिया गया b2y और प्लस का क्या दिया गया c2 = 0। तो इसमें करना क्या होता है कि हमें x दिया गया है, y दिया गया है और एक कांस्टेंट 1 मान लेना होता है।
तो हमने क्या किया, हमने x, y और 1 ले लिया, यहाँ पे इक्वल का साइन लगा लेंगे। x के नीचे हमें वो रेशियो लिखने होते हैं जो क्या होते हैं x के अलावा, यानी x में a1 a2 आ रहा है तो a1 a2 को छोड़ देंगे, तो जो a1 a2 के अलावा है, यानी कि y में क्या है, b1 है, b2 है और क्या है, c1 है, c2 है, यानी कि x के नीचे x वाले कोफिशिएंट नहीं लिखने होते हैं, y के लिख लेने होते हैं और कांस्टेंट लिख लेना होता है। y के नीचे क्या करते हैं, y छोड़ देते हैं, तो हम x के लिख लेंगे a1 और क्या होगा a2 और क्या होगा c1 और c2, और 1 जो है वो कांस्टेंट है तो उसके नीचे क्या आ जाएगा हमारे x के, यानी a1 a2 और क्या होगा b1 b2। और इसमें करना क्या होता है कि जो x होता है उसको पॉजिटिव लेना होता है, y को निगेटिव लेना होता है और कांस्टेंट को पॉजिटिव लेना होता है। फिर क्या करना होगा, आपको ऐसे मल्टीप्लाई करना होता है। हम एरो बना रहे हैं तो आप एरो को ध्यान से देखिए, इस एरो को आप चेंज नहीं कर सकते हो, जैसा आप एरो लगाएंगे फर्स्ट में वैसा ही आप तीनों में लगाएंगे। तो होता क्या है कि x अपॉन x हमारा प्लस का है तो आप प्लस लगाओ या ना लगाओ, तो ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, b1 c2 हो जाएगा और माइनस का साइन आएगा, फिर हम इसे करेंगे b2 c1, तो ये क्या आ गया, ये हमारा आ गया b2 c1, यानी x अपॉन में क्या आ गया, b1 c2 और क्या आ गया b2 c1 इज इक्वल टू माइनस का y अपॉन, जब यहाँ पे करेंगे तो क्या हो जाएगा a1 c2 माइनस क्या हो जाएगा a2 c1, और इसी तरीके से जब यहाँ पे 1 के नीचे आएंगे तो क्या होगा a1 b2 और माइनस क्या होगा a2 b1। तो ये एक जनरल फॉर्म होता है जिसको आपको याद रखना होगा, या अगर आप याद नहीं रख पाते हो तो आप फटाक से रफ में निकाल लोगे। यानी x के नीचे क्या होगा, x का कोफिशिएंट नहीं लेना है, y के नीचे क्या करना है, y का नहीं लेना है, और कांस्टेंट के नीचे क्या करना है, हमको कांस्टेंट का नहीं लेना है। साइन को ध्यान रखना है कि x के जो साइन होगा वो पॉजिटिव, y का निगेटिव और कांस्टेंट का पॉजिटिव हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है कि हमें उन्हीं इक्वेशन को सॉल्व करके चेक करना है। तो इक्वेशन हमारी क्या थी, जरा एक बार हम देख लेते हैं। इक्वेशन थी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4। इक्वेशन हमारी थी 2x प्लस का 3y इज इक्वल टू 4, और दूसरा क्या था 3x माइनस का y इज इक्वल टू 5। अगर यहाँ पे कंपेयर करें तो a1 की वैल्यू क्या दी गई है 2, और b1 की वैल्यू क्या दी गई है 3, और c1 की वैल्यू, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है कि 4 जो है इक्वल टू के उस तरफ दिया गया है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा चेंज कर लेंगे। पहले हम 4 को इस तरफ ले आएंगे, इक्वल टू 0 बनाना होगा, ठीक है ना, क्योंकि लीनियर जो इक्वेशन हम यहाँ पे जनरल फॉर्म देख रहे हैं वो प्लस c1 इक्वल टू 0 है। तो अगर इसको हम ऐसे चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको अगर लिखना चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि 2x प्लस का 3y माइनस का 4 इक्वल टू 0, और इसको लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं 3x माइनस का y माइनस का 5 इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे a1 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 2, b1 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 3, और c1 की वैल्यू क्या आएगी माइनस का 4। सिमिलरली a2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, b2 की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का 1, और c2 की वैल्यू क्या आएगी माइनस का 5। तो ये हमारी क्या होंगी, सारी वैल्यू आ गई। अब इन वैल्यूज को क्या करना है, यहाँ पुट कर देना है। तो जब हम पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, x जो होगा x अपॉन में क्या होगा b1 c2, तो b1 और c2 का मल्टीप्लाई कीजिए तो 3 5 15, तो क्या हो गया हमारा, नीचे आ जाएगा माइनस का 15, फिर माइनस का b2 c1, तो b2 c1 यानी कि b2 क्या है माइनस का 1 और c1 क्या है माइनस का 4, तो 4 हो गया, और प्लस का हो जाएगा, यहाँ माइनस पहले से दिया गया तो ये माइनस का 4 हो गया, इज इक्वल टू माइनस का y अपॉन a1 c2, तो 2 और क्या होगा 5 यानी माइनस का 10 आ गया, और माइनस a2 c1, 3 4 जा 12, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस का 12 आ गया, इज इक्वल टू 1 अपॉन a1 b2, 2 1 जा 2 माइनस का 2 आ गया, a2 b1, 3 3 जा 9 माइनस का 9 आ गया। तो ये हमारा क्या हो गया, x अपॉन माइनस का 19 आ गया, और y अपॉन माइनस का y अपॉन क्या आ गया 2 आ गया, और 1 अपॉन क्या हो गया माइनस का 11। अब क्या करना हो, जब x निकालना होगा तो x और क्या ले लेंगे, कांस्टेंट ले लेंगे। तो हम सबसे पहले x को निकालते हैं, तो हमने क्या ले लिया x अपॉन माइनस का 19 इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस का 11। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 19 उधर भेज देंगे तो 19 अपॉन 11 आ गया। जब y को फाइंड करना होगा तो हम क्या करेंगे, y और कांस्टेंट ले लेंगे, तो माइनस का y अपॉन 2 इज इक्वल टू माइनस
सॉरी 1/-11, तो y की वैल्यू माइनस माइनस कैंसिल 2/11। तो यहाँ भी आप लोगों ने ध्यान से देखा कि आंसर क्या आ रहा है, x और y का क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। यानी कि हमने तीनों मेथड का यूज किया, तीन मेथड से अलग अलग से हमने इक्वेशन को सॉल्व किया, पर हमारा रिजल्ट क्या है, जो हमने सब्स्टिट्यूशन में निकाला था वही रिजल्ट इलिमिनेशन में आया, और वही क्या आया, क्रॉस रेशियो में। अगर आपको ये तीनों प्रोसेस समझ में आ गए हैं तो समझ लीजिए चैप्टर फिनिश हो गया है। बस यही सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इक्वेशन को आपको सॉल्व करना आना चाहिए। और एक चीज का बच्चों ध्यान रखना कि ये तीनों प्रोसेस आपको हायर जो मैथमेटिक्स है वहां पे आपको हर जगह यूज करना है, यानी कि 10th के बाद में 11 में भी आपको ये यूज करना है, 12 में भी आपको यूज करना है, आगे ग्रेजुएशन में भी आपको यूज करना है। तो आपको लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना अच्छे से यहीं पे सीख लेना है। तो बढ़ते हैं, लास्ट टॉपिक हमारा है रिमार्क दिया गया है, इसमें आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है। पहला पॉइंट कह रहा है इफ द लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, अगर कोई दो लाइन एक पॉइंट पे कट करती हैं तो उनका सोल्यूशन यूनिक होगा, और वो जो इक्वेशन होंगी, जो पेयर ऑफ इक्वेशन होंगी वो कंसिस्टेंट होंगी। ये कंसिस्टेंट वर्ड एमसीक्यू में बहुत जगह यूज होता है, आपको ध्यान रखना है। कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है कि उसका एक सोल्यूशन होगा तो उसे कंसिस्टेंट कहेंगे, और उसके मैनी सोल्यूशन होंगे तब भी कंसिस्टेंट कहेंगे। आप समझ सकते हैं कैसे, आप याद कर लीजिए कि कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है कि अगर कोई पेयर ऑफ लाइन का एक सोल्यूशन हो या क्या हो, मैनी सोल्यूशन हो, इनफाइनाइट सोल्यूशन हो, तो हम कहेंगे कंसिस्टेंट, यानी कि सोल्यूशन होना चाहिए। और अगर नो सोल्यूशन है तो हम कह देंगे कि वो क्या है, इनकंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है। ये आपको ध्यान रखना है, अगर कोई भी सोल्यूशन नहीं यानी पैरेलल। फिर बात आती है कि डिपेंडेंट क्या होता है। तो डिपेंडेंट का मतलब सिर्फ एक ही फॉर्म होता है कि जब कोई दो लाइन या पेयर ऑफ लाइन क्या हो, कोइंसाइड कर जाए, यानी अगर कोई लाइन इस तरीके से दी गई है और दूसरी लाइन भी हमारी क्या इसी पे इस तरीके से आ जाए, तो हम कहते हैं एक लाइन दूसरे पे क्या है, डिपेंडेंट है। इसीलिए एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि कौन से पेयर ऑफ लाइन डिपेंडेंट भी होते हैं और कंसिस्टेंट भी होते हैं। तो आप कहेंगे जो लाइन कोइंसाइड करती है वो डिपेंडेंट होती है और कंसिस्टेंट होती है। और अगर कहा जाएगा कि बताइए कौन सा पेयर ऑफ लाइन सिर्फ कंसिस्टेंट होता है, तो आप कह दोगे कि जो यूनिक सोल्यूशन होता है, इंटरसेक्टिंग लाइन होती हैं, वो क्या होती हैं, सिर्फ कंसिस्टेंट होती हैं। और अगर कहा जाएगा बताइए कौन से पेयर ऑफ लाइन ना कंसिस्टेंट होते हैं ना डिपेंडेंट होते हैं, तो आप कहोगे जो पैरेलल लाइन होती हैं, यानी जिनका नो सोल्यूशन होता है, वो लाइन क्या होती हैं, वो लाइन इनकंसिस्टेंट होती हैं। तो ये हमारा अभी, हालांकि इसमें वर्ड प्रॉब्लम्स आपको करनी होंगी कई तरह की, वो हम क्वेश्चन जब डिस्कस करेंगे तो हम वहाँ पे आपको सॉल्व करना बताएंगे। ये हमारा बेसिक था इस चैप्टर का, चैप्टर 3 का, जो आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है सेशन तो आप सिर्फ इस सेशन को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि बच्चों को हेल्प मिल सके एक अच्छे तरीके से चीज़ों को समझने की। और इसके जो MCQs हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और ठीक है, आप लोग पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए एग्जाम की। थैंक यू।